90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन। मैं हूं ईश्वर चंद्र। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोषक अनाज के बारे में। जी हाँ, पोषक अनाज यानी मिलेट्स, या आप फिर इसे मोटे अनाज के तौर पर भी जानते थे। साथियों, आज भी देश के कई हिस्से में मोटे अनाज की खेती हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दशक पूर्व तक मोटे अनाज की खेती प्रायः सभी जगहों पर होती थी। आज के समय में ये बहुत ही कम हो गया है। इसी विषय पर हम चर्चा के लिए आज हैं डॉक्टर महेश जी के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे पोषक अनाज एवं मानव स्वास्थ्य में इसके महत्व के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि मोटे अनाज का जो महत्व है वो कितना ज़्यादा है, और लोग कैसे मोटे अनाज से जैसे जैसे दूर होते गए वैसे वैसे एक अच्छे सेहत से ही दूर होते चले गए। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मोटे अनाज के श्रेणी में या पोषक अनाज की श्रेणी में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो पोषक अनाज, जिसको हम अंग्रेजी में न्यूट्रिशियल कह रहे हैं, या पहले हम मोटे अनाज के नाम से भी जानते थे, इनको हम में जो हमारी मुख्य फसलें हैं वो बाजरा, ज्वार, रागी जिसको मड़ुआ कहते हैं, लोकल में मड़वा भी कहते हैं, सावा, कोदो, कागनी एवं मक्का को भी शामिल कर लिया गया है। तो इन सभी फसलों की बुआई हमारे किसान भाई 1950 से पहले तक बहुत अच्छे से करते थे, क्योंकि उसमें सिंचाई की सुविधा नहीं थी, तो इन सब फसलों की खेती ज़्यादा होती थी। लेकिन 1950 के बाद हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर हमारे सरकार ने ध्यान दिया। सिंचाई का विकास होने के साथ साथ हमारी दूसरी फसलें जो धान और गेहूं हैं, इनमें बढ़ोतरी होती गई। फिर 1966 में जब हमारे पास ग्रीन हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद धान और गेहूं पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और धान और गेहूं हम अपनी लाइफ में अपनाते गए और कंजप्शन करते गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी खराब होता चला गया, और मृदा के स्वास्थ्य के खराब होने के साथ साथ हम धान गेहूं पर डिपेंड होते गए, तो हमारे मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब होता चला जा रहा है। और आज स्थिति ये है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कमियां आने लगी हैं, चाहे पोषक तत्वों की कमियां हो, चाहे बीमारियों का अटैक हो, या इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें, सब कहीं ना कहीं से क्षीण होती जा रही हैं। और आज हमारा मृदा स्वास्थ्य भी गिर चुका है, जलवायु भी परिवर्तित हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे विभिन्न मोटे अनाज हैं, जिनको हम पोषक अनाज कहते हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, सावा है, कोदो है, कागनी है, इन सबको अपनाने की ज़रूरत है, और इनके पोषण वैल्यू से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, तो साथियों, जो पोषक अनाज यानी कि मिलेट्स जो हैं, जिसमें कि बाजरा, कोदो, सामा, मड़ुआ, तो इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व था। और आज भी हम बिहार की बात करें तो अभी जो मौसम है, तो ऐसे में जो जितिया का पर्व है वो बिना मोटे अनाज का संपन्न नहीं होता था। यह बहुत ही इसका एक हमारे जीवन में, हमारे संस्कृति में इसका हिस्सा था। तो इसी को नज़रिए में रखते हुए, इसी को फिर से लोगों को इस ईटिंग हैबिट यानी कि खाने की आदत को लौटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और इसी उद्देश्य से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है, और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा ये इसकी घोषणा की गई है। तो साथियों, हम सुन रहे हैं पोषक अनाज के महत्व के बारे में। डॉक्टर साहब, आप जरा पोषक अनाज के महत्व के बारे में आपने प्रकाश डाला, तो आप जरा बताएं कि मड़ुआ, सावा, कोदो, चीना, कंगनी, बाजरा, इनमें क्या ऐसा है कि मनुष्य का जो जीवन है इससे और बेहतर हो सकता है? देखिए, जैसा कि हम धान और गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं में देखिए जो प्रोटीन होता है, ग्लूटानिन नामक प्रोटीन होता है, जो जिसके वजह से वो चिपकता है, चिपचिपा होता है। जबकि हम पोषक अनाज इन सब फसलों की बात करें तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो दूसरे फार्म होता है, वो चिपकने वाला नहीं होता है, वो नॉन ग्लूटानिन होता है। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो जैसे कि मड़ुआ की अगर हम बात करते हैं, तो मड़ुआ में, जिसको रागी कहते हैं, जनरली 10% से 10.5% तक प्रोटीन होता है, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, 3 से 3.5% तक वसा होता है, और 2.3% से 2.5% तक खनिज लवण होते हैं। फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में इसमें होता है। इसके अलावा इसमें जो कैल्शियम है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, 350 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में मिल जाता है। अर्थात इसको हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहें तो 350 ppm से लेकर 500 ppm तक एवरेज जो है कैल्शियम की मात्रा पाती है। आयरन भी गेहूं की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुतायत में पाया जाता है। तो इन सभी गुणों के कारण ये मोटे अनाज जैसे मड़ुआ है बहुत लाभप्रद है। उसी तरह से सावा की अगर बात करें
तो सामा में जो हमारा प्रोटीन है वो 7 से 8% है, कार्बोहाइड्रेट 65 से 66% तक है, वसा जो है 3% है, खनिज लवण थोड़ा ज़्यादा है, 4.5% तक है खनिज लवण, लेकिन इसमें जो फाइबर की मात्रा है वो बहुत अच्छा होता है, 9% तक होता है। जो फाइबर 9% होता है, इसका मतलब ये हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है और डाइजेशन में बड़ा हेल्प करता है, जिससे हमारा डाइजेशन से हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। जब हमारा पाचन अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक बेहतर होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगली फसल से कोदो की बात करते हैं, तो कोदो में भी प्रोटीन 8 से 9% है, कार्बोहाइड्रेट 63 से 65% है, वसा थोड़ा इसमें कम होता है, 1.5 से 2% तक होती है, लेकिन खनिज लवण इसमें भी पर्याप्त मात्रा में है, 3% तक है, और पर्याप्त मात्रा में फाइबर है। उसके अलावा इसमें भी कैल्शियम, आयरन और बी कम्प्लेक्स से परिपूर्ण होता है। ठीक उस तरह से चेना है, कागनी है, इन सब में भी 11 से 12% प्रोटीन होता है और 65 से 68% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, और 4 से 4.5% वसा होता है और 3% खनिज लवण होते हैं, और ये भी जो है बी कम्प्लेक्स, कैल्शियम और आयरन से परिपूर्ण होते हैं। अब रही बात बाजरा की, तो बाजरा में जो हमारा प्रोटीन वैल्यू है वो 11 से 12% का होता है, कार्बोहाइड्रेट 68 से 70% होता है, वसा 4 से 5% होता है। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसमें दाने में वसा जो है बहुत अच्छा होता है, 5% तक फैट होता है, और खनिज लवण 2.5% होते हैं। और बाजरा जो है फास्फोरस और आयरन का अच्छा सोर्स है, यानी कि फास्फोरस और लोहा का बहुत अच्छा सोर्स है। जनरली गेहूं की तुलना में 6 से 8 गुना तक इसमें आयरन हो जाता है, और फास्फोरस भी 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए बाजरा को हम लोग बली कहते हैं। बाजरा खाने से शक्ति मिलती है और बहुत आप हेल्दी महसूस करते हैं। इसके अलावा इन पोषक अनाजों में जो है बहुत से ऐसे हार्मोन्स और ऐसे जो है तत्व हैं जो कि हमारे इन पोषक तत्वों को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं शरीर में, और उसकी उपयोगिता को अच्छे से करते हैं, मतलब पाचन में वो मदद करते हैं। तो इन खाद्यान्नों में पाए जाने वाली पोषक तत्व अच्छे से शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर ज़्यादा हो जाती है। जी, तो साथियों, सीधा सीधा इसका जो जुड़ाव है वो हमारे स्वास्थ्य से है। तो जैसा कि इस हम देखें थोड़ा नज़र फेर कर, तो पिछले 1 दशक में हमारी जो ईटिंग हैबिट है, हमारे खान पान का जो तरीका है, जो आदतें हैं, उसमें बहुत बदलाव हुआ है। वो बदलाव सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य को हमारे प्रभावित कर रहा है। अब सारे के सारे जितने भी हम फास्ट फूड से लेकर और जो एक खाने में भी फैशन आया, उसका असर हमारे पाचन के ऊपर हुआ, और यही हमारा जो पाचन है धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता चला गया। तो ये जो जितना भी मोटा अनाज है वो हमारे जो मोटापा, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है या शुगर की जो बीमारी एक आम तौर पे देखी जा रही है, तो इससे काफ़ी हद तक आपको लड़ने में मदद करता है, साथ ही ये एक रोकता है, उसमें एक प्रतिरोधक क्षमता आप में पैदा करती है। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब की इसके थोड़ी सी हम इस क्लाइमेट में लोग थोड़े भूल चुके हैं, जो नए लोग हैं इसकी खेती। तो बिहार में आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है मिलेट्स के ऊपर काफ़ी काम कर रही है। तो एक संक्षेप में बताएं कि इसकी उत्पादकता की बात करें हमारे किसान भाइयों के लिए, तो कितनी इसकी संभावना है और क्या आप पा रहे हैं, चाहे वो बाजरा हो, मड़ुआ हो, सावा हो, कोदो है, तो ये कब किस सीजन में उगा रहे हैं और इसका कितना ज़्यादा किसानों के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है उपज की दृष्टि से? देखिए, बिहार राज्य प्रकृति का द्वारा दिया गया एक उपहार है, जहाँ की सॉइल रिसोर्सेज और क्लाइमेट रिसोर्सेज बहुत अच्छी हैं। रही बात मिलेट की, तो मिलेट के लिए यहाँ जो हमारे मोटे अनाज हैं, पोषक अनाज हैं, इनके लिए हमारे यहाँ खरीफ का मौसम तथा गर्मी का मौसम, जिसको हम गर्मा मौसम कहते हैं, दोनों उपयुक्त है और दोनों सीजन में हम इसको लगा सकते हैं। थोड़ा ध्यान देने की ये बात है कि चूँकि हमारे यहाँ अन्य दूसरी फसलें हैं जिनकी उत्पादन थोड़ा ज़्यादा मिलती है, जैसे धान है, मक्का है, गेहूँ है, तो इनका उत्पादन कहीं न कहीं से इन मिलेट फसलों से ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनमें लागत भी ज़्यादा लगता है, ये पानी भी ज़्यादा लेती हैं और खाद भी लेती हैं। लेकिन वहीं हम मिलेट की बात करें, ये जो हमारे पोषक अनाज फसलें हैं, ये कमज़ोर भूमि में भी अच्छे से सुगमतापूर्वक उग जाती हैं। जहाँ सुखाड़ की स्थिति है वहाँ भी इनको, कम पानी चाहने वाली फसलें हैं वहाँ अच्छे से उग जाती हैं, कम उपजाऊ ज़मीन है वहाँ भी हो जाती हैं। तो अधिक तापमान
वाले क्षेत्रों में भी अच्छे से उग जाती हैं। तो आज के डेट में जो हमारा मौसम अनुकूल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये पोषक अनाज फसलें, न्यूट्रिसीरियल फसलें बहुत सुगमतापूर्वक उग जाती हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ देखिए, जो हमारे बिहार के ट्राइबल बेल्ट हैं, दियरा क्षेत्र है और जो शुष्क जोन है, वहाँ पे इसकी खेती आज भी किसान भाई करते चले आ रहे हैं। और वहाँ दूसरी फसलें, विशेषकर धान की फसलें फेल कर जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे ये मोटे अनाज की फसलें वो बहुत सुगमतापूर्वक उगा रहे हैं। और मोटे अनाज को उगाने में मैं आपको बता दूं कि केवल 20 से 25 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर, अर्थात 10,000 रुपया प्रति एकड़ का आपका लागत लगता है। जबकि आपको जो प्रॉफिट है बड़े आराम से 25,000 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रॉफिट हो जाती है। तो शुद्ध प्रॉफिट की बात करें तो आपको बड़े आराम से 25 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ की हो जाती है। जबकि धान से भी हम देखें तो धान से भी हमको जो शुद्ध प्रॉफिट होती है, शुद्ध आय होती है, वो भी 25 से 30,000 तक ही होती है। तो हम क्यों ना धान जैसे रिस्की फसल को कम करके, उसके रकबा को घटा करके हम मिलेट जैसे फसलों की रकबा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत भी कम लगता है। इसमें खराब ज़मीन में भी हम उगा सकते हैं। खराब ज़मीन का तात्पर्य है जो ज़मीन हमारा थोड़ा सा अनुपजाऊ है, जिसकी फर्टिलिटी लेवल कम है, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पर भी हम इस खाद्यान्न फसलों को, जो मिलेट की फसलें हैं, उनको सुगमतापूर्वक उगा सकते हैं। और कम खाद देने के रिक्वायरमेंट, इनका रिक्वायरमेंट कम खाद की है। गेहूं की तुलना में या धान की तुलना में जस्ट आधा खाद देने की ज़रूरत पड़ती है और उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। आज के डेट में जो भी हमारी मिलेट की विभिन्न फसलें हैं, जैसे हमारा मड़ुआ है, सामा है, कोदो है, चेना है, कागनी है, बाजरा है, इन सभी का हम लोग ने बहुत अच्छे से पिछले 7-8 वर्षों में रिसर्च किया है। इन सब पे अनुसंधान में पाया गया कि जो है मड़ुआ और बाजरा और कागनी को हम लोग यहाँ अच्छे से दोनों मौसम में ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। जी, तो मुनाफे की बात कही जा रही है, तो हम बता दें कि उन युवा लोगों के लिए भी एक अवसर है जो स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ ऐसे अनाज की तलाश में रहते हैं जिनका मूल्य जो है वो बेहतर मिले जाकर शहरों में। तो उनके लिए भी एक बड़ा अवसर है। कई राज्यों में ऐसे युवा आगे आए हैं जो कि बाजरा, कोदो, चेना या फिर मड़ुआ को एक पैकेट बनाकर और उसे बाज़ार में उतार रहे हैं। और जो एक तबका जो जिनको खर्च करने की ज़्यादा क्षमता होती है, वो तबका इनको हाथों हाथ लेते हैं और यहाँ तक कि मुँहमांगी कीमत तक मिल जाती है। तो इसमें एक स्वास्थ्य तो है ही, साथ ही मोटे अनाज में एक अवसर है आपको थोड़ा अर्जन करने का, थोड़ा पैसे अर्जन करने का। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बातें यहाँ पर ये निकल के आई तो कि हमारे सेहत के लिए आज मोटे अनाज बहुत ज़रूरी हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, उन्हें मोटे अनाज अपनाना चाहिए। और जो किसान भाई छोड़ चुके हैं मोटे अनाज की खेती, उन्हें एक बार फिर से इसे अपनाकर अपने खेतों को, स्वास्थ्य को मजबूत करनी चाहिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य को मजबूत करनी चाहिए और उससे आगे बढ़कर पूरे देश के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को मजबूत रखनी चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और साथियों, आप यूं ही हमारा कार्यक्रम सुनते रहें। और हम आपको बता दें कि इससे संबंधित हमारा जो एक कार्यक्रम जो कि मोटे अनाज की खेती कैसे करें, उसके ऊपर पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि BAU सबौर आप टाइप करेंगे यूट्यूब में, तो पूरी तरह से उसमें बारीकी से डॉक्टर महेश जी ने ही बताया है कि आप मड़ुआ की खेती कैसे करें, बाजरा की खेती कैसे करें, कौन से सीजन में लगाएं, उसमें खाद पानी सारी बातें कही गई हैं। तो आप हमारे यूट्यूब पर जाएँ और इसके खेती के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।